हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम दो डिस्कस करने वाले हैं, 5 मार्च का और 6 मार्च का। कल कोई वीडियो हमने करंट का डाला नहीं था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, तो इस वजह से 2 दिन का हम कंबाइंड ये वीडियो डाल रहे हैं, 5 और 6 मार्च का। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का पहला बांस से बना क्रैश बैरियर हाल ही में बानी वरोरा हाईवे पर लगाया गया है। यह हाईवे स्थित है। जो सड़क के किनारे बैरियर लगाए जाते हैं, क्रैश बैरियर स्टील के लगे होते हैं, जो यूजुअली सड़क के दोनों तरफ लगे होते हैं। जो वाहन अगर उनसे कभी सड़क से नीचे उतरता है तो वहां टकरा जाता है उन बैरियर से, जिसकी वजह से नुकसान कम से कम होने की संभावना होती है। वैसे बैरियर लगाए जाते हैं। तो अभी तक स्टील के लगाए जा रहे थे वो बैरियर, पहली बार बांस से बना हुआ वो बैरियर लगाया गया है, बानी बरोरा हाईवे पर लगाया गया है। ये पूछा है कि ये हाईवे कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास सौराष्ट्र महाराष्ट्र में, विदर्भ महाराष्ट्र में, अलंग गुजरात में और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही जवाब है वो है विदर्भ महाराष्ट्र में। विदर्भ महाराष्ट्र में ये बानी बरोरा जो हाईवे है वहां पर ये बांस से बना पहला क्रैश बैरियर लगाया गया है। बाकी अलंग के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स बोलते हैं। यहाँ पे शिप रैकिंग होती है। भारत का सबसे बड़ा शिप रैकिंग पॉइंट है ये, ठीक है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से में आता है, ठीक है, नीचे की ओर पूर्वी हिस्से में आता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। तो और जान लेते हैं इस क्रैश बैरियर के बारे में। ये अपने तरह का बांस से बना पहला बैरियर है, दुनिया का ही पहला बैरियर है। इस तरह का भी प्रयोग और कहीं नहीं किया गया है। ये पहली बार भारत में ये बांस का क्रैश बैरियर बनाया गया है। इसका नाम जो है वो बाहुबली दिया गया है। ये अभी केवल 200 मीटर लंबा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया गया है, 200 मीटर लंबा है। और ये बांस की एक प्रजाति है बाम्बुसा बाल्कुआ, उस प्रजाति के बांस के उपयोग करके ये बनाया गया है। इस बांस को क्रोओसोटो तेल एक होता है, उस तेल से ट्रीट किया है, उपचारित किया गया है। और उसके बाद उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से इसकी कोटिंग की गई है, ठीक है, इस बांस को। तो बांस की प्रजाति हो गई बाम्बुसा बाल्कुआ। इसको क्रोओसोटो तेल से ट्रीट किया गया है और उसके बाद से हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से इसकी कोटिंग की गई है। अच्छा, सरकार के संस्थान जो परीक्षण करते हैं मजबूती के लिए, तो सरकार के जितने भी संस्थान हैं उन्होंने इसकी मजबूती का परीक्षण किया है और ये सभी परीक्षण पास कर चुका है। अर्थात इसमें क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, सारे स्टैंडर्ड्स को ये फुलफिल करता है। उसके अलावा जो इसकी रिसाइकलिंग कॉस्ट है वो क्रैश बैरियर से कम है। जो स्टील के क्रैश बैरियर होते हैं उनसे इनकी कॉस्ट कम है, जबकि उसकी कीमत 30 से 50% के आसपास आती है, इसकी 50 से 70% के आसपास आती है। अच्छा, इस तरह के बैरियर यूज करने से क्या होगा कि हमारी स्टील पर निर्भरता घटेगी, ठीक है। स्टील पर निर्भरता घटेगी तो पर्यावरण पर ओब्वियसली इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज हमें इस्पात पर निर्भर नहीं पड़ना पड़ेगा। इस्पात बनाने में अपने आप में बहुत कुछ मैन पावर भी यूज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स यूज होते हैं जो पर्यावरण पे प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो वो निर्भरता घटेगी तो पर्यावरण पर भी ये सकारात्मक प्रभाव डालेगा और इसका रख रखाव जो है वो बहुत आसान है, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक है। बांस जो है वो बहुत मात्रा में गाँव में उगाया जाता है। तो अगर बांस का इस तरह से वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है, कॉमर्शियल यूज किया जाता है, तो किसानों के लिए ये फायदेमंद होगा। उसके बाद पर्यावरण पे भी ये सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बांस जो है वो आसानी से सड़ता नहीं है पानी में, ठीक है। तो जो स्टील वाले होते हैं उन पे पानी पड़ता है तो उन पे जंग लगती है, एरोडिंग होती है, हवा की वजह से भी उन पे प्रभाव पड़ता है। तो उनका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जबकि बांस का मेंटेनेंस एकदम इजी है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, भारत सरकार पे ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो ये भारत सरकार की एक अच्छी पहल है, बैम्बू का क्रैश बैरियर जो बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पुरातत्व विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हरियाणा के किस जिले में महाभारत कालीन अवशेष मिलने की पुष्टि की है। अब ये पुरातत्व विभाग वाले हरियाणा में कहीं खुदाई कर रहे थे, वहां पे इन्हें कुछ अवशेष मिले हैं जिनके लिए इन्होंने बोला है कि ये महाभारत कालीन है। तो पूछा है कि ये किस जिले में मिले हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन A सोनीपत, ऑप्शन B पानीपत, ऑप्शन C कुरुक्षेत्र और ऑप्शन D पलवल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन D पलवल। ये पलवल में अवशेष मिले हैं जिनको महाभारत कालीन अवशेष बताया जा रहा है। बाकी ये सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र भी हरियाणा का ही जिले हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र तो बहुत फेमस है। महाभारत कालीन बोलते हैं कि ये जो महाभारत की लड़ाई हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही हुई थी। और बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक स्थल भी हैं, जिसमें एक ज्योतिषार भी है
जिसको गीता ज्ञान स्थली बोलते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने अर्जुन को यहीं पर गीता का ज्ञान दिया था। ज्योतिषार उस जगह का नाम है, ठीक है। तो वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। बाकी ये जो स्थल मिला है वो पलवल में मिला है। ये पलवल जिले के गांव है एक मानपुर गांव के जंगलों में कशेरुआ खेड़ा एक टीला है, ठीक है। उस टीले की खुदाई में ये अवशेष मिले हैं। अच्छा, टीले के निचले वाले हिस्से में खुदाई की है तो 3000 वर्ष पुराने अवशेष, जिनको महाभारत कालीन अवशेष कहा जा रहा है, वो मिले हैं। उन अवशेषों में क्या है, पुरानी मिट्टी के बने 3 कच्चे मकानों के अवशेष मिले हैं। कुछ मकानों की दीवारें मिली हैं, बाकी लकड़ी की जो खंबे बनाए जाते थे उनके खांचे वगैरह मिले हैं, ठीक है। ये महाभारत कालीन है। उसके बाद टीले का जो ऊपरी भाग है उस पर संभवतः 200 वर्ष पुराने, जिनको कालीन बताया जा रहा है, अवशेष मिले हैं, जिनमें संस्कृत भाषा में लिखी मिट्टी की मोहर, चूड़ियां, मूर्तियां, मिट्टी के मनके आदि शामिल हैं। तो यहाँ पर ऊपरी वाले भाग में गुप्तकालीन और निचले वाले भाग में महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। ये ASI इसको एक बड़ी उपलब्धि मान रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अभी पलवल में जो खुदाई हुई है उसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग फ्री PDF के माध्यम से भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और ये इसका टेलीग्राम का यूजर नेम है। इसके थ्रू या आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से ये आपको फ्री PDF आपको मिल जाएगी डेली बेसिस पे। आज के करंट अफेयर्स की भी मिल जाएगी, और इसके पहले जितने भी हमने अभी तक वीडियोस बनाए हैं उन सब का फ्री PDF उस पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोस के बारे में, नए कंटेंट के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत के किस प्राचीन स्थल ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी तकनीकी अनिवार्यताएं पूरी कर ली हैं? अभी घोषित नहीं हुआ है, बट जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो टेक्निकल नेसेसिटीज हैं, तकनीकी अनिवार्यताएं हैं, वो सारी इन्होंने पूरी कर ली है। मतलब एक स्टेप इन्होंने क्रॉस कर लिया है। अब संभावना है कि इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। तो इन्होंने पूछा है हमने कि ये कौन सा प्राचीन स्थल है। नाम आपके पास है मोईदाम आसाम, ऊनाकोटी त्रिपुरा, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, और श्री वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है मोईदाम आसाम। इस मोईदाम आसाम स्थल ने विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के रूप में जो तकनीकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की पूरी कर ली हैं। इसके अलावा ये ऊनाकोटी, सूर्य मंदिर, वीरभद्र, ये ऑलरेडी यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है उसमें शामिल हैं। इसने अभी सारी तकनीकी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा कर लिया है, ठीक है। ये मोईदाम स्थल जो है वो सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में जाएगा, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में जाएगा। और ये मोईदाम जो है वो आसाम के चराईदेव जिले में स्थित है। आसाम में अहोम शाही परिवार होता था, उस शाही परिवार का ये कब्रिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे उन शाही परिवारों के जो पूर्वज हैं उनकी कब्रें हैं, उनके अवशेष यहाँ पर हैं। ये भारत की ओर से एकमात्र नामांकन गया हुआ था, ठीक है। इंडिया ने जो नॉमिनेशंस भेजे थे उसमें सिंगल नॉमिनेशन यही था, मोईदाम आसाम का। अब इसके जो नामांकन की जो समीक्षा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज होंगी वो सारी होंगी, और उसके बाद अगर सब जगह ये सारी कैटेगरीज में ये क्वालिफाई कर जाता है तो ये भारत का नया विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित हो जाएगा। अच्छा, मोईदाम को पहले 2014 में विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। 2014 में इसको संभावित सूची में शामिल किया गया था। अभी इसका नाम भेजा हुआ है जिसमें सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं इसने पूरी कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जान लेते हैं अहोम राज परिवार के बारे में। अहोम राज्य परिवार जो है इनका जो स्थापना है वो 1228 13वीं शताब्दी में चाओलुंग सुकाफा जो राजा थे उनके द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थापित किया गया था। अहोम राज्य जो है वो 1228 में चाओलुंग सुकाफा द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थापित किया गया था, और ये 1826 में यांडाबू की संधि द्वारा ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया था। ये यांडाबू की संधि जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि यांडाबू की संधि किन किन के बीच में हुई थी। ये ब्रिटिश और अहोमों के बीच में हुई थी, जिसके द्वारा अहोम राज्य को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था। ये करीब 600 वर्ष तक जो है इंडिपेंडेंट राज्य रहा है, 600 वर्ष तक का इनका शासनकाल रहा है। इनके में एक इंपॉर्टेंट इनके जो वॉरियर हैं लाचित बोरफुकान, ये इनके एक बहुत महत्वपूर्ण योद्धा हैं जिन्होंने सराय घाट की लड़ाई में नेतृत्व किया था। सराय घाट की लड़ाई 1671 में हुई थी।
ये एक इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। नौ सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें अहोमों ने मुगलों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अहोमों ने मुगलों पर विजय प्राप्त की थी इस सराय घाट की लड़ाई में। तो ये सराय घाट की लड़ाई भी इंपॉर्टेंट है, इसका सन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस 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 के बीच में लड़ी गई थी। और ये लाचित बोरफुकान जो है, इन्होंने इस लड़ाई का नेतृत्व किया था। अच्छा, जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट जो होता है उसको लाचित बोरफुकान स्वर्ण मेडल दिया जाता है। ठीक है, अब इसी से आप समझ सकते हैं कि इतना कितने इंपॉर्टेंट इनका स्टेचर है अपने रक्षा उसमें। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और बता दूं यूनेस्को का, कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, इसके द्वारा ये विश्व विरासत स्थल जो हैं उनको मान्यता दी जाती है। अभी तक भारत के कुल 40 स्थल शामिल हैं, जिसमें 32 जो हैं वो 7 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित श्रेणी में। तो अभी टोटल भारत के 40 स्थल हैं। अगर इसको भी मान्यता मिल जाती है तो भारत का ये 41वां विश्व विरासत स्थल हो जाएगा। बाकी ये अहोमों के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, अहोम डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अभी लगातार सैन्य अभ्यास हुए हैं, 2 चौथे और 5वें क्वेश्चन में हमने 2 सैन्य अभ्यासों को डिस्कस किया है। पहला है सैन्य अभ्यास सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री किन देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके पास हैं, भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत ओमान और भारत अमेरिका। तो सिन्यू मैत्री जो है वो भारत जापान के बीच का एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। बाकी भारत फ्रांस ओमान और इनके अमेरिका के बीच में भी सैन्य अभ्यास लगातार होते रहते हैं। भारत ओमान का तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है वो आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी भारत फ्रांस अमेरिका के बीच में भी सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। तो ये भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है सिन्यू मैत्री। ठीक है, ये दोनों देशों की वायुसेनाओं का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसमें केवल भारत जापान पार्टिसिपेट करते हैं और कोई तीसरा देश शामिल नहीं है। ये 1 मार्च से 2 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना के साथ साथ जापान एयर सेल्फ डिफेंस JASF ने पार्टिसिपेट किया था। ये सैन्य अभ्यास भारत जापान का है, धर्म गार्जियन, उसी धर्म गार्जियन के साथ साथ ये आयोजित किया गया है। इसमें 2 भाग थे। इसके पहले भाग में सामरिक युद्ध अभ्यास और परिवहन संचालन पर चर्चा हुई थी, और दूसरे चरण में IAF C-17 ग्लोब मास्टर जो हमारा है और JASDF C-2 कार्गो विमानों के साथ उड़ान अभ्यास में शामिल थे। पहले में चर्चा और दूसरे में ये विमानों के साथ उड़ान अभ्यास शामिल थी। ये हो गया। इसके अलावा भारत के साथ जो अन्य सैन्य अभ्यास है, एक तो धर्म गार्जियन हम यहीं पे देख लिए हैं, तो धर्म गार्जियन का अभी 4था संस्करण का आयोजन हुआ है 13 फरवरी से 2 मार्च तक जापान में, कोमात्सु जापान में आयोजन हुआ है। उसी के साथ साथ ये शिन्यू मैत्री हुआ है, तो ये भी जापान में ही आयोजित हुआ है। ठीक है, ये जो धर्म गार्जियन जो है वो ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है, हर वर्ष सैन्य अभ्यास ये आयोजित होता है, 2018 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। और इस संयुक्त अभ्यास में गृह हस्तक्षेप अभ्यास, अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर छापे, प्राथमिक उपचार, निहत्थे युद्ध बंदी आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया धर्म गार्जियन के बारे में। और एक और है जिमैक्स, भारत जापान का समुद्री सैन्य अभ्यास ये है। ठीक है, ये 2012 से स्टार्ट हुआ था, हर 2 साल में होता है, और इसका जो मेन है वो समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष जोर देना है। ठीक है, नौसेनाओं का अभ्यास है, भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है वो सीमेनशिप प्रोटोकॉल में सुधार करना और इंटरकोऑपरेबिलिटी को कारगर करना है। जिमैक्स का 6ठा संस्करण हुआ है जो 2022 में आयोजित हुआ है। ये सितंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ये जापान के साथ भारत के 2 और सैन्य अभ्यास हो गए, धर्म गार्जियन, जिमैक्स और सिन्यू मैत्री, ये 3 अभ्यास जो हो गए हैं। अच्छा, ये सैन्य अभ्यास लगातार अभी हर एक वीडियो में आ रहे हैं टाइम टू टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं सैन्य अभ्यास। इसमें एक तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो देशों के नाम किन सेनाओं के बीच में होता है, तो सेनाओं के बीच में होता है तो उन सेनाओं का, कि ये थल सेनाओं का है, नौसेनाओं का है, वायु सेनाओं का है। कहाँ पर हुआ, तो जैसे ये जो जिमैक्स हुआ वो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, जो ये धर्म गार्जियन हुआ है जो इस बार जापान में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं। ये PCS में भी इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये 4 के फॉर्म में आ जाते हैं, 4 अभ्यासों के नाम दे दिए जाएंगे और देशों के नाम दे दिए जाएंगे कि भारत ये सैन्य अभ्यास किन किन देशों के साथ करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सैन्य अभ्यास से ही रिलेटेड है। सैन्य अभ्यास का नाम है फ्रिंजेक्स।
फ्रिंजेक्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है भारत और फ्रांस, भारत और जापान, भारत और रूस और भारत और अमेरिका। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस। फ्रिंजेक्स जो है वो भारत और फ्रांस के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये दोनों देशों की थल सेनाओं का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है फ्रिंजेक्स, जो कि थल सेनाओं के बीच में हो रहा है। ये 7 से 8 मार्च को पंगोड़ा मिलिट्री सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में आयोजित हुआ रहा है। इसमें तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना की एक यूनिट और फ्रांस की 6वीं लाइट आर्म्ड ब्रिगेड हिस्सा लेने वाली है। इसका जो उद्देश्य है वो दोनों देशों के बलों के बीच अंतर संचालन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और सहयोग को बढ़ाना है। विषय जो इसका है वो विवादित वातावरण में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान, विवादित वातावरण में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान पर आधारित है। ठीक है, यह अभ्यास जो है वो सामरिक स्तर पर भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। तो ये हो गया अभ्यास दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 7 से 8 मार्च को पंगोड़ा मिलिट्री सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में। अच्छा, फ्रांस के साथ भारत के और भी सैन्य अभ्यास होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो एक है वरुण। वरुण तो जान रहे हैं आप लोग कि पानी का पर्यायवाची है। तो ये दोनों देशों की नौसेनाओं का सैन्य अभ्यास है। 1993 से ये स्टार्ट हुआ है और अभी जो ये चला है वो 16 से 20 जनवरी 2030 तक आयोजित हुआ रहा है। ये हर 2 वर्ष में होता है, एक बार ये फ्रांस में होता है, एक बार ये भारत में होता है। तो संभवतः ये इस बार भारत में हुआ है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, आप एक बार इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, बट जब तक मुझे पता है ये वेस्टर्न कोस्ट के साइड भारत में आयोजित हुआ है। उसके अलावा दूसरा सैन्य अभ्यास है गरुड़। ठीक है, गरुड़ तो पक्षी का नाम है, तो जान लीजिए ये वायुसेनाओं का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हो गया दोनों देशों की। ये 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक अभी आयोजित किया था। जो इसका 7वां संस्करण था वो 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, जोधपुर में किया गया था। ठीक है, गरुड़ अभ्यास हो गया। उसके अलावा एक है शक्ति अभ्यास। ये द्विवार्षीय सैन्य अभ्यास है थल सेनाओं का, 2011 में शुरू हुआ था। ठीक है, शक्ति। ठीक, उसके अलावा एक और इसमें रह गया है, इसका नाम है डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स एक ये भारत और फ्रांस के बीच का एक ये भी सैन्य अभ्यास है जो ये वायुसेनाओं का है। तो वायुसेनाओं का आपका गरुड़ और डेजर्ट फॉक्स 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया भारत और फ्रांस के बीच के सैन्य अभ्यास। अच्छा, इसके क्वेश्चंस में तो आज हमारे पास इतने ही हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलने के पहले हम आपको बता दें कि हम लोग इसमें आपको वीडियो के थ्रू जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है, या उनमें किसी तरह के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है या कुछ और आप अपनी तरफ से सुझाव देना चाहते हैं, तो उसको आप हमें इस वीडियो में लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोग चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सबसे रेलिवेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कवर कर सकें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प रहे। हमारा टारगेट है कि हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही प्रोवाइड करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पे चलते हैं। पहला फैक्ट हमने डाला है, इफ्को जो है, ठीक है, को तरल डीएपी लॉन्च करने की अभी अनुमति मिल गई है। इफ्को ने अभी कुछ दिन पहले नैनो यूरिया, तरल यूरिया लॉन्च की थी। अब इनको डीएपी, तरल डीएपी, नैनो डीएपी, ये भी उर्वरक है, इसके उत्पादन की भी जो है वो अनुमति मिल गई है तरल डीएपी की। ये अभी डीएपी पूरी तरह से विदेश से आता है, हम पूर्णतः इस पे आयात पर निर्भर हैं। तो अगर इफ्को द्वारा ये इसका उत्पादन किया जाने लगेगा तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। बाकी तरल जैसे नैनो यूरिया जो था वो बहुत अधिक फायदेमंद था, उसकी कीमत भी कम थी, वैसे ही तरल डीएपी की भी कीमत बहुत कम होने वाली है और ये फायदेमंद बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो किसानों के लिए भी एक अच्छा समाचार है। इसके अलावा इफ्को का जो लक्ष्य है वो नैनो पोटास, नैनो जिंक और नैनो कॉपर, ये तीनों भी लिक्विड फॉर्म में लॉन्च करने का इफ्को का वो है लक्ष्य है। कुछ दिनों में इसके बारे में भी डिटेल आ जाएंगी। अभी नैनो को ये लॉन्च करने की अनुमति भारत सरकार ने दी है, बाकी जब डिटेल्स आएंगी तो इसको फिर पूरी तरह से डिटेल्स के साथ किसके क्या लाभ होने वाले हैं, क्या कीमत पर प्रभाव आने वाला है, ठीक है, क्या इसकी क्षमता होने वाली है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी सऊदी अरब ने अपने सभी विश्वविद्यालयों में योग का
योग आयोजित करने की मंजूरी दी है सऊदी अरब ने। तो ये आपसे हो सकता है वन लाइनर में पूछ लिया जाए। इसके अलावा रसिया ने, जो कोविड चल रहा था उस टाइम पे, रसिया ने स्पुतनिक 5 नाम से, स्पुतनिक वी नाम से वैक्सीन बनाई थी। उन वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों का जो दल था उसमें एक वैज्ञानिक की हाल में हत्या हो गई है। वो अपने कमरे में मृत पाए गए हैं, बेल्ट से उनका गला घोटकर हत्या कर दी गई है। तो उनका नाम है आंद्रो, चर्चा में रहा है। और ये स्पुतनिक वैक्सीन भी बहुत चर्चा में रही है। हो सकता है इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाए। ये आंद्रो वोतिकोव हैं वैज्ञानिक, जिन्होंने इस वैक्सीन को तैयार करने में मदद की है। इनकी हाल में हत्या हो गई है। ये मृत मिले हैं अपने कमरे में। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में हम कंटेंट ऑलरेडी करंट में चर्चा कर चुके हैं। ये पहला संस्करण है, 5 टीमें भाग ले रही हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला मैच है वो अभी 4 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। ठीक है, मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। ये मैच जो था वो मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 143 रनों से गुजरात जायंट्स को हराकर ये जो मैच है, पहला मैच है, ओपनिंग मैच है, वो जीत लिया है। ठीक है, इसमें जो इनकी मुंबई इंडियंस में कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उन्होंने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से ये गुजरात जायंट्स को हराने में ये लोग सक्षम हो पाए हैं। चूंकि ये पहला संस्करण WPL का महिलाओं का है, तो हो सकता है ये इससे क्वेश्चन आ जाए, तो इसको नजर रखिएगा WPL पे। IPL तो कई सालों से हो रहा है, WPL पहली बार हो रहा है, तो इस पे नजर रखिएगा। बाकी जब ये WPL समाप्त हो जाएगा तो इस पे एक डिटेल्ड क्वेश्चन हम लोग पूरा डाल देंगे। उसके अलावा अभी एक सूट का प्रदर्शन किया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड फर्स्ट। ये एक मिलिट्री सूट है, सैनिकों के लिए सूट है। इसका प्रदर्शन किया है भारत में। ये ग्रेविटी इंडस्ट्रीज है, ब्रिटिश कंपनी, उसके द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान के धौलपुर में आर्मी स्कूल में इसका प्रदर्शन किया गया है। जो इस कंपनी के मालिक हैं उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है वर्ल्ड फर्स्ट का। इसके अलावा इन्होंने आगरा में भी इसका प्रदर्शन किया हुआ था। ठीक है, ये जो सूट है उसकी सहायता से सैनिक जो हैं वो पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। इस सूट का जो वजन है वो 34 किलोग्राम, रफ्तार जो उड़ने की होगी वो 129 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और इसकी कीमत जो है वो 3.4 करोड़ है। अच्छा, इस सूट को पहनने में मुश्किल से बोल रहे हैं कि 1 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। अच्छा, इसका सबसे फायदा क्या है कि एक तो इसमें सैनिक जो है वो पक्षी की तरह उड़ सकते हैं और रफ्तार बहुत अधिक है। तो सीमाओं पे जो पेट्रोलिंग होती है ये उसमें सैनिकों की बहुत अधिक सहायता कर सकता है। ये कम टाइम में बड़े आराम से पेट्रोलिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये सूट जो है वो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में साबित हो सकता है। ये इन्होंने अभी प्रदर्शन किया है और बात चल रही है कि हो सकता है भारतीय सेना जो है वो अपने सैनिकों के लिए इस सूट को ब्रिटिश कंपनी से खरीद ले, उसी के लिए इन्होंने ये इसका प्रदर्शन किया है। तो आज करंट अफेयर्स में सीरीज में हमारे पास इतना ही है। ठीक है, तो आप फिर से मैं बोल दूं आपको कि अगर इस वीडियो में जो भी कंटेंट डिस्कस किया, वो जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके सजेशंस हो कुछ, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारा मेल आईडी है, आप मेल भी हमें कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेल आईडी पे हमें कमेंट अपना जो क्वेरी है वो भेज सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो का फ्री PDF टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ये यूजर भी है टेलीग्राम का, step_2_success। इसके थ्रू भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप ये फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी, नोटिफिकेशन भी इसका ऑन कर लें, जिससे टाइमली आपको वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आज करंट अफेयर सीरीज में हमारे पास इतना ही है। बाकी कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।